मित्सु और सुमिरे दोनों ही अपने साथ हुए इंसिडेंट्स की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। उन्हें पीस की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो दोनों अपने माइंड को शांत करने के लिए माउंट फूजी आते हैं। डेमिन की हरकत और रोबोट के मिजाज ने सुमिरे और मित्सु की लाइफ में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। एंड बाय लक वो दोनों एक ही कॉटेज में रुके हुए थे। अब शाम के वक्त सीनरी को एंजॉय करने के बाद सुमिरे और मित्सुओ अपने रूम्स की तरफ जा ही रहे थे कि तभी सुमिरे मित्सुओ से टकरा जाती है। मित्सु सुमिरे को सॉरी कहता है। सुमिरे कहती है 1 मिनट, ये आवाज़ तो मैंने पहले, और वो पीछे मुड़ती है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। मित्सु वहाँ से जा चुका था। शायद किस्मत इतनी आसानी से उन दोनों को मिलने नहीं देना चाहती। और वो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल काफ़ी मीठा होता है। लेकिन सुमिरे इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसके कान धोखा नहीं खा सकते। वो आवाज़ मित्सु की ही थी। आज की पूरी रात सुमिरे मित्सु के बारे में सोचते हुए बिता देती है। वहाँ दूसरी तरफ मित्सु हर चीज़ से बेखौफ सो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग करेक्ट टाइम पर मित्सु की आंख खुल जाती है, पर सुमिरे पूरी रात ना सो पाने की वजह से नहीं उठ पाती। अब उनके टूर का एक्सप्लोरेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला था, इसलिए गाइड सभी लोगों को बाहर आने के लिए कहते हैं और सभी उनकी एक आवाज़ पर वहां पर पहुंच जाते हैं। मगर सुमिरे गहरी नींद में होने की वजह से वहां पर नहीं आ पाती। हमारे गाइड का नाम मिस्टर रॉन है। वो सभी लोगों की गिनती करते हैं और नाम से उन्हें बुलाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक पर्सन कम है। वहां पर खड़ी लोगों की भीड़ कहने लगती है कि छोड़ो उसे, हम सभी चलते हैं। बट एज वी ऑल नो, हमारा मित्सु कितना काइंड हार्टेड है। वो अपने आप से पहले बाकी सभी के बारे में सोचता है। वो उन लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहता है, रुक जाइए, शायद हमें थोड़ी देर और उनका वेट कर लेना चाहिए। सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर वो थोड़ी देर में नहीं आई तो फिर तो हम जरूर उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है। सुमिरे टाइम पर नहीं आ पाती। सभी लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। ठीक सुना आपने, हमारा मित्सु यहाँ पर उन लोगों के साथ नहीं जाता। वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट बस में वो उस पर्सन के साथ जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद सुमिरे नहीं आती। अब मित्सु भी हार मानकर उस जगह को लीव करके चले जाता है। मित्सु और सुमिरे का प्यार तो एक दूसरे को मिलवाना चाहता है, पर उनकी किस्मत आज उनके साथ नहीं है। एक दूसरे के इतना करीब होकर भी वो दोनों पास नहीं आ पा रहे हैं। अब आफ्टर सम टाइम सुमिरे भी रेडी होकर अपने रूम को लॉक करके माउंट फूजी घूमने के लिए निकल जाती है। सुमिरे को ये जगह काफ़ी पसंद आती है। वो कहती है, मैनेजर का आइडिया काफ़ी अच्छा था, यहाँ आकर सच में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ हमारा मित्सु भी इस जगह को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वो भी कहता है, मानना पड़ेगा पयान के आइडियाज़ आज भी काफ़ी अच्छी तरह वर्क करते हैं। माउंट फूजी की ठंडी हवाओं ने उन दोनों के मेंटल हर्डल्स को शांत कर दिया था। मित्सु और सुमिरे माउंट फूजी को घूमते फिरते एक्सप्लोर करते अब एक यहाँ की बहुत फेमस जगह नेरेस पहुँच जाते हैं। नेरेस अपने नेचुरल व्यूज़ के लिए बहुत फेमस है। लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ आकर माउंट फूजी की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। अब हमारे मित्सु और सुमिरे दोनों सेम टाइम पर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से दोनों ने ही अपने फेस को कवर किया हुआ है, वो भी अच्छे से। अब इस प्लेस पर काफ़ी सारी दूरबीन लगी हुई हैं ताकि विजिटर्स दूर तक का व्यू काफ़ी आराम से एंजॉय कर सकें। मित्सु ऑलरेडी दूरबीन के पास आकर व्यू को एंजॉय कर रहा था। अब ठीक कुछ देर बाद सुमिरे भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी मित्सु के पास में व्यू को एंजॉय करने लगती है। वो हल्की सी आवाज़ में कहती है, वाओ, यहाँ का नज़ारा काफ़ी अमेजिंग है। बट सुमिरे जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ने लगती है, उसका पैर स्लिप कर जाता है। ये दूरबीन सीधा माउंटेन के एज पर लगी हुई थी, यानी अगर एक बार कोई गिरा तो सीधा नीचे। सुमिरे उस जगह से गिरने ही वाली थी कि तभी आकर वो सुमिरे का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचता है। एंड बाय लक सुमिरे आज बच जाती है। उसके लिए ये एकदम नियर टू डेथ एक्सपीरियंस था। सुमिरे काफ़ी तेजी के साथ हाफ रही थी। मित्सु सुमिरे के पास आकर उसे पानी ऑफर करता है। सुमिरे के हाथ लड़खड़ा रहे थे, पर वो जैसे तैसे पानी पी लेती है। वो कहती है, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती। ये आवाज़
मित्सुओ के कान कैच कर लेते हैं। वो अपने मन में कहता है ये तो सुमिरे है। इससे आगे मित्सुओ कुछ नहीं कह पाता। वो सिंपली अपनी जगह से उठता है, सुमिरे को थंब दिखाता है और वहाँ से जाने लगता है। सुमिरे बोलती है अपनी बॉटल तो ले जाइए। मित्सुओ पीछे मुड़कर देखता तक नहीं है और सीधा वहाँ से चले जाता है। ये मोमेंट सुमिरे को पूरी तरह ऑकवर्ड कर देता है। अब वहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था। ठंड बढ़ रही थी पर सुमिरे पीछे छूट चुकी थी और जैसे ही वो भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंचती है, वो लास्ट बस को भी अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देख रही थी। जी हाँ, सुमिरे ने लास्ट बस भी मिस कर दी है। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसी कोई भी सर्विस मौजूद नहीं है जो उसे उसके कॉटेज तक पहुँचा सके। ओह शिट, ये क्या हो गया? अब मैं कॉटेज तक कैसे पहुँचूंगी? ये कहते हुए सुमिरे अपना सर नीचे कर लेती है कि तभी सुमिरे के कंधे पर कुछ आता है। सुमिरे घबराते हुए पीछे मुड़ती है। वो देखती है वहाँ पर वही पर्सन खड़ा हुआ है जिसने उसकी मदद की थी, यानी कि हमारा मित्सुओ। उसने तो बस पकड़ ली थी पर वो जानता था कि सुमिरे बस तक नहीं आ पाएगी, इसलिए वो खुद भी बस को मिस कर देता है ताकि सुमिरे इस जगह पर अकेली ना रह जाए। सुमिरे कहती है तुम? मित्सुओ अपनी आवाज़ को चेंज करते हुए बोलता है हाँ मैंने भी बस को मिस कर दिया है। सुमिरे अपने मन में कहती है थैंक गॉड मैं इस जगह पर अकेले नहीं छूटी। वो हमारे मित्सुओ को फिर से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इस बार मित्सुओ भी आंसर करता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वो कहता है अब हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, ठंड बढ़ रही है और अगर हम पीछे छूट गए तो हमारी जान भी जा सकती है। मित्सुओ सुमिरे को पहचान चुका है पर सुमिरे अभी तक मित्सुओ को नहीं पहचान पाई है। हमारा मित्सुओ बस होप कर रहा है कि किसी भी कीमत पर सुमिरे उसकी आइडेंटिटी ना जान पाए। वो दोनों तेज तूफान में आगे बढ़ने लगते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी और बस मित्सुओ के दिमाग में ये चल रहा था कि सुमिरे यहाँ पर आखिर कर क्या रही है। मित्सुओ पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। सुमिरे उसे रोकती हुई कहती है बस मैं थक चुकी हूँ, मैं और नहीं चल सकती। मित्सुओ बोलता है हे आगे बढ़ने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम रुके तो हमारी जान भी चली जाएगी, इसलिए प्लीज़ हिम्मत रखो। और सुमिरे हिम्मत बांधते हुए फिर से अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगती है। कुछ और आगे चलने के बाद सुमिरे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो कहती है मुझसे और नहीं हो पाएगा, तुम चले जाओ मेरी वजह से, नहीं तो तुम भी अपनी जान खो बैठोगे, प्लीज़ आगे चले जाओ। मित्सुओ कहता है हे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपना मुंह बंद रखो और फिर से चलना शुरू करो। सुमिरे कहती है मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैरों पे छाले पड़ चुके हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं। और इतना कहते हुए सुमिरे अनकॉन्शियस होने लगती है। मित्सुओ बोलता है हे। वो जाकर सुमिरे को पकड़ लेता है और सुमिरे मित्सुओ की बाहों में अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है। अब मित्सुओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो किसी भी कीमत पर सुमिरे को नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जान खो सकता है पर सुमिरे को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो सुमिरे को उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब मित्सुओ की स्पीड धीमी हो चुकी थी, तूफान तेज होता जा रहा था। मित्सुओ को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग आधा घंटा चलने के बाद मित्सुओ की हिम्मत भी टूटने लगती है। वो भी नीचे बैठ जाता है, कहता है मैं क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर वो कहते हैं ना जब आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपका लक भी साथ देता है। मित्सुओ ने अपनी और सुमिरे की जान बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आज लक भी उनके साथ है। मित्सुओ को थोड़ी दूरी पर एक केव दिखाई देती है। वो लड़खड़ाते हुए सुमिरे को लेकर उस केव के अंदर पहुंचता है। वो गॉड को थैंक्स बोलता है कि कम से कम उनके पास रुकने के लिए अब एक जगह है। वो सुमिरे को नीचे रखते हुए उठाने की कोशिश करने लगता है पर सुमिरे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो कहता है अब मैं क्या करूं? मित्सुओ समझ चुका था कि उसने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सुमिरे का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। सुमिरे के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, इसका मतलब ये था कि मित्सुओ को किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द सुमिरे के क्लोथ्स को चेंज करना होगा। ये उसकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इवन सुमिरे ने यहाँ पर काफ़ी बेकार तरह के क्लोथ्स पहने हुए हैं जो इस वेदर के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है, पर हमारे मित्सुओ ने वेदर का पूरा ख्याल रखा। उसके कपड़े पूरी तरह सूखे हुए थे। मित्सुओ बिना कुछ सोचे सुमिरे का कोट उतार देता है। वो सुमिरे की लोअर को भी उतारते हुए अपनी आइज़ को क्लोज करके
उसे साफ करता है और बिना अपने बारे में सोचते हुए अपना कोट उतार कर सुमिरे को पहना देता है। मित्सुओ एक बार भी नहीं सोचता कि वो इतनी ठंड में बिना कोट के कैसे सरवाइव कर पाएगा, मगर वो कहते हैं ना, प्यार में बंदा सबसे पहले अपने आशिक के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। इसके बाद मित्सुओ पूरी रात सुमिरे को वार्म रखने का ट्राई करता है। इस वक्त मित्सुओ के पास किसी भी तरह का हीटर मौजूद नहीं है, इसलिए वो अपने हाथों से सुमिरे के हाथों को रब करता रहता है ताकि उसकी बॉडी में एटलीस्ट थोड़ी सी गर्मी तो बनी रहे। हमारा मित्सुओ भी ठंड से कांप रहा था, पर उसने एक मिनट के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा। वो बस किसी भी तरह से सुमिरे को बचाना चाहता था ताकि यहाँ पर उसका प्यार जिंदा रह सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। मित्सुओ के कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से ओवर द नाइट सुमिरे नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमिरे अपनी आंखें खोलती है, उसे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। वो देखती है वो एक केव में प्रेजेंट है और उसकी जान बचाने वाला वो पर्सन यानी हमारा मित्सुओ उसके ठीक सामने लेटा हुआ है। कुछ देर बाद सुमिरे को ये भी पता चलता है कि उसके क्लोथ्स चेंज हो गए हैं। कुछ देर के लिए तो सुमिरे को शाय फील होता है, पर जब वो अपने क्लोथ्स को देखती है उसे पता लगता है कि उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और हमारे मित्सुओ ने अपने क्लोथ्स देकर उसे यहाँ पर हेल्प की है। लेकिन तभी सुमिरे के माइंड में एक बात क्लिक करती है कि अगर इस पर्सन ने अपने कपड़े मुझे दे दिए तो पूरी रात इसने किस तरह सरवाइव की होगी। ये बात सुमिरे के माइंड को पूरी तरह डरा देती है। सुमिरे घबराते हुए मित्सुओ के पास आती है। वो कहती है आप ठीक तो है ना, पर हमारा मित्सुओ कोई जवाब नहीं देता। सुमिरे और भी ज़्यादा डर जाती है। वो मित्सुओ को उठाने का ट्राई करती है, पर मित्सुओ किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं कर रहा था। रात में टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस हिट कर चुका था। उसने किसी तरह से सुमिरे को तो सेव कर लिया, पर अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सुमिरे बोलती है ओ गॉड, ये मेरी वजह से क्या हो गया। ये पर्सन तो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहा है। आखिर ये है कौन जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तो बेहोश हो चुकी थी, मैं यहाँ तक आई कैसे। सुमिरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसी कंडीशंस में लड़कियों की आंखों से आंसू तो निकल ही जाते हैं और हमारी सुमिरे भी रोने लगती है। मित्सुओ किसी भी हालत में हो, पर वो सुमिरे को रोते हुए नहीं देख सकता। सुमिरे की रोने की आवाज़ से मित्सुओ की आंखें खुल जाती है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुमिरे जाकर उसे हक कर लेती है। वो कहती है थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन तुम्हें ज़रूरत क्या थी मेरे लिए इतना कुछ करने की। आखिर मैं हूँ कौन तुम्हारी। मित्सुओ कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अपना सामान उठा लो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों फिर से आगे की तरफ अपना ट्रैक बढ़ाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को एक बस मिलती है जिसकी मदद से वो दोनों कॉटेज पहुँच जाते हैं। जैसे ही मित्सुओ और सुमिरे कॉटेज के अंदर एंटर करते हैं, सभी लोग उन दोनों को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों बच कैसे गए। कल रात तो इतनी ठंड पड़ी थी कि इंसान तो क्या, इवन कई जानवरों ने भी अपना दम तोड़ दिया है। मित्सुओ जानता था कि अब सुमिरे सेफ हैंड में है, इससे आगे उसे कुछ नहीं हो सकता। अब मित्सुओ की आंखें बंद हो जाती है और वो उसी वक्त फ्लोर पर गिर जाता है। सुमिरे घबराते हुए उसे उठाने का ट्राई करती है। सभी लोग मित्सुओ को उठाकर पास ही में रखे सोफे के ऊपर लेटाते हैं। सुमिरे एक बार फिर से काफ़ी बुरी तरह डर चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहती है जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। कॉटेज के मैनेजर कहते हैं इस वक्त किसी को भी बुला पाना पॉसिबल नहीं है। कल रात हुए तूफान की वजह से सभी रास्ते अभी तक बंद हैं। मगर सुमिरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन है कौन जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को यहाँ पर दांव पर लगा दिया है। सुमिरे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मित्सुओ का मफलर हटा देती है और उसे जो दिखाई देता है वो देखकर उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता। उसके आगे मित्सुओ प्रेजेंट था। जी हाँ, फाइनली सुमिरे मित्सुओ से मिल चुकी है। मित्सुओ को देखते ही सुमिरे की आंखें आंसू के साथ पूरी तरह भर जाती है। वो कहती है मैं जानती थी मुझे इस तरह अपनी जान पर खेल के बचाने वाला कोई अनजान तो नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो मित्सुओ, मैं किसी भी तरह तुम्हें बचा कर रहूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। वो कॉटेज के मैनेजर से बोलती है कुछ तो कीजिए, हमें किसी भी तरह से इसकी हेल्प करनी ही होगी। प्लीज़ समझिए, अगर कल ये पर्सन नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बच पाती। कॉटेज के मैनेजर बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ, पर इस वक्त ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, किसी भी तरह से आप आगे जाकर
अगर मेडिकेशन लिया है तो शायद हम इन्हें बचा पाएँ। इन्हें काफ़ी बुरे लेवल का एल्टीट्यूड सिकनेस हो चुका है और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जल्द से जल्द इन्हें मेडिकेशन नहीं दी गई तो इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। ये सुनकर सुमीरे का दिल दहल जाता है। सुमीरे ठीक थी पर पूरी तरह नहीं, मगर सुमीरे डिसाइड करती है कि वो अपने पैरों से आगे बढ़कर किसी भी तरह से मित्सुओ के लिए मेडिकेशन लेकर आएगी और वो ऐसा ही करती है। वो अपना सामान पैक करते हुए कॉटेज को लीव करती है और आगे बढ़ने लगती है। सुमीरे जानती थी उसे जल्द से जल्द उस डेस्टिनेशन को रीच करना होगा जहाँ पर हॉस्पिटल है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि आज भी तूफान आने के पूरे चांस हैं। इसलिए सुमीरे को किसी भी कीमत पर शाम होने से पहले मित्सुओ तक पहुंचना ही होगा। सुमीरे अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी, पर यार वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। थोड़ा आगे चलकर उसकी सांसें फूलने लगती है। वो कहती है मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे अपने मित्सुओ को बचाना ही होगा। मगर थोड़ा आगे चलते ही सुमीरे का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। वो फिर से अनकॉन्शियस होने लगती है और जैसे ही सुमीरे जमीन पर गिरती है वैसे ही हमारा मित्सुओ। सो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने गली मोहल्ले शहर में हर जगह फैला देना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।